लो दोस्तों, अब जो है हम यूनिट नंबर 3 का जो है रिवीजन करने जा रहे हैं इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इससे पहले जो है हमने यूनिट नंबर 1 एंड 2 का जो है रिवीजन कर लिया है। यदि आपने उसका रिवीजन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप उसका रिवीजन करिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, और इसकी लिंक जो है यूनिट नंबर 1 एंड 2 की जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट एमकॉम 4 सेमेस्टर की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगी, ताकि आप आसानी से उसको फाइंड करके और अपना रिवीजन कर पाए। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, जो कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या इस तरीके से साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करना जिससे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी जो है आसान हो सके, यानी एक तरीके का इनोवेशन करना इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जिससे फार्मिंग जो है आसानी से हो पाए। दैट इज मॉडर्न एग्रीकल्चर। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज एवर चेंजिंग अप्रोच टू एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड फार्मिंग practices that helps to increase the efficiency and reduce the amount of natural resources needed to meet the world's food, fuel and fiber demands. मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है आज के समय में एग्रीकल्चर में इनोवेशन करना, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कुछ इस तरीके से करना जिससे फार्मर की जो है इफिशियंसी, काम करने की जो है बढ़ जाए, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी नेचुरल रिसोर्सेस पे जो आज के समय में हम डिपेंड हैं उसका इस्तेमाल जो है कम हो। ये प्रैक्टिस रहती है अंडर मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज पे हम कम डिपेंडेंट हो, ताकि जो है हमारी फूड, फ्यूल एंड फाइबर डिमांड्स जो है वो वैसे ही उसकी पूर्ति हो पाए, यानी पूरी तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड ना हो। Modern farming practices allow farmers to increase productivity while decreasing environmental impact। कुछ इस तरीके से फार्मिंग करना जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज कम से कम हो, बहुत ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेस पे जो है बेस्ड न रहें, और इससे जो है जैसे यदि हम पानी के ऊपर डिपेंड हैं तो जब रेनी सीजन प्रॉपर होगा तो ही हमारी प्रॉपर जो है फसल उगेगी, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग से साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ताकि जो है अप्रोप्रिएट वाटर मिले और उससे जो है हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। तो इससे क्या होगा, फार्मर ने जो ऑलरेडी काम किया हुआ है उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसको वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड ना होना पड़ेगा। और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान न हो। जैसे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्रिसाइजेशन एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना जिसमें जो है एक तरीके की निगरानी रखी जाती है क्रॉप्स के ऊपर। पूरी एक तरीके फार्मिंग जिस भी टाइप की होती है, डाटा मैनेजमेंट रखा जाता है। मशीन्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर की मदद से जो है क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, यहाँ पे किस तरीके की फसल जो है उगनी चाहिए। पूरा जो है मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ रहता है। और बड़े लेवल पे जब रिसर्च होती है तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स की मदद से जो है उस पर निगरानी रखी जाती है और उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो जिससे एग्रीकल्चर में जो भी दिक्कतें आती हैं वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन लेवल पे होती है। फिर सॉइल की क्वालिटी जो है बढ़े, उससे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी की मदद से यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर मिट्टी जो है, सॉइल जो है ये प्रॉपर नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्रॉपिंग करने के लिए, है ना, ये फसल उगाने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमें मदद करती है कि जो पर्टिकुलर सॉइल है उस तरीके के क्रॉप को हम उगाएं, ताकि जो है हमारे पास प्रॉपर क्रॉपिंग हो। और यदि प्रॉपर सॉइल नहीं है, यानी प्रॉपर मिट्टी नहीं है, तो उसको हम और हेल्दी कैसे कर सकते हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट इंडिग्रेंट्स। उसमें अलग अलग चीजें मिलाकर हम किस तरीके से उस सॉइल को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे मतलब पड़ेगा, जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उसके थ्रू। देन फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे आज के समय में वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, या वाटर क्वांटिटी कम ना हो, बहुत ज्यादा हम वेदर कंडीशंस पे डिपेंड ना हो। तो हमने देखा है कि टेरेस पे जो है वाटर को जो है सस्टेन किया जाता है, वहां पे जो है कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है कि जो भी वाटर जो है हमारे घर पे इस्तेमाल हो रहा है वो पूरा का पूरा जो है एक तरीके से पूरा गार्डनिंग में चले जाए, या उसका इस तरीके से इस्तेमाल हो कि उसको हम वापस से रिफाइन करके जो है हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल कर पाए। तो वाटर क्वालिटी को ठीक करना और इंक्रीज करना, मतलब उसका हम रीयूज कर पाए।
तो ये हमें मदद करता है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाएगा। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल करना, जिससे हम ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर की क्वालिटी को समझ सकें, उसमें कुछ इनोवेशन करना है, इम्प्रोवाइजेशन करना है, इक्विपमेंट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना कि जिससे जो है हमारी फसल जो है खराब ना हो, जो भी फार्मर ने मेहनत की है उसमें एडिशन होके वो इम्प्रोवाइजेशन लेवल पे आ जाए, है ना। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब कुल मिला के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जिससे फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और पर्याप्त प्रोडक्शन किया जा सके इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये होता है हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोड्यूस एक्सचेंज क्या होता है। दोस्तों देयर आर टू टर्म्स, प्रोड्यूस एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज। लगभग दोनों सेम ही है। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे प्रोडक्ट की खरीदी और बेचा जाता है, यानी प्रोडक्ट को बाइंग एंड सेलिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की। लेकिन प्रोड्यूस एक्सचेंज में यूजली जो है रॉ मटेरियल्स कवर होते हैं, एंड कमोडिटी एक्सचेंज में बहुत सारी कमोडिटीज जो है एक्सचेंज की जाती हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो या एसेट्स हो। तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूस एक्सचेंज। द प्रोड्यूस एक्सचेंज डील्स ओनली इन कमोडिटीज विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। सबसे पहली बात, प्रोड्यूस एक्सचेंज में ऐसी कमोडिटी की बाइंग एंड सेलिंग होती है जो कि क्या है, रॉ मटेरियल है। ओके, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कॉमनली स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, यानी इसमें रेगुलेशन होती है, कोई ना कोई इसको कंट्रोल करता है और ये पर्टिकुलर किसी कमोडिटी में डील करते हैं। सच एज किस तरीके की डीलिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर गुड्स कोई रॉ मटेरियल हो सकता है एग्रीकल्चर गुड्स का, ठीक है, मिनरल्स हो सकते हैं, कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन ऑल दिस आर रॉ मटेरियल। चाहे तो आप इसमें ऐड कर दीजिए एक और लाइन, the buying and selling of the raw material in an organized market is known as produce exchange. Okay, it is regulated by a regulated body, यानी इसे कोई ना कोई रेगुलेट करता है। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूस एक्सचेंज। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस एक्सचेंज। दो तरीके के जो है प्रोड्यूस एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि स्पेशल टाइप एंड जनरल टाइप। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोड्यूस एक्सचेंज वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कमोडिटी का हम एक्सचेंज करते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ओके, और जनरल टाइप में मोर देन वन क्वांटिटी का हम एक्सचेंज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे यदि हम बात करें वन कमोडिटी स्पेशल टाइप ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल रॉ मैंगोस। रॉ मैंगोस यानी जैसे हम क्या कहते हैं, केरी, उसका सिर्फ एक्सचेंज करना, उसकी खरीदी बिक्री करना, उसी वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोड्यूस एक्सचेंज कहलाएगा। लेकिन जनरल टाइप में हर तरीके की स्पेसिफिक मैंगोस की यदि हम बात करें तो दैट विल बी द जनरल टाइप, या उसमें अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो दैट विल बी द जनरल टाइप ऑफ प्रोड्यूस एक्सचेंज। अब फंक्शंस ऑफ प्रोड्यूस एक्सचेंज, इसके क्या फंक्शंस हैं या इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेट अस डिस्कस ओवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोड्यूस एक्सचेंज। तो रिस्क जो है मिनिमम, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे आप इसको खरीद सकते हैं या यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो ये आपके रिस्क को घटाता है, क्योंकि खुद ही आपने प्रोडक्शन किया और खुद ही कोई सेलर ढूंढ रहे हैं जिसको आपको गुड्स को बेचना है, तो इट इज टिपिकल। तो यहाँ पे जो है आपकी रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाती है। देन फाइनेंस फंक्शन जो है अवेलेबल रहता है फॉर द प्रोड्यूस एक्सचेंज। जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड रहता है फॉर द एक्सचेंज पर्पस या फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, जैसे कि ये रेगुलेटेड मार्केट है, इसको कोई रेगुलेट करता है तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द प्रॉपर नॉर्म आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है, दैट मीन्स लोन फैसिलिटी वगैरह वो सभी। देन इंश्योरेंस फंक्शन एक तरीके का कवर हो जाता है जब कोई एक्सचेंज मार्केट आपको जो है मैनेज कर रहा है, पर्टिकुलरली आपके पास या तो आप सेलर होंगे या तो आप बायर होंगे, तो आपको खरीदना है तो आपको प्राइस के बारे में नॉलेज, क्या मार्केट कंडीशंस चल रही हैं उसके बारे में नॉलेज, और यदि आप सेलर हैं तो भी आपको ये चीजों तो एक तरीके से आपको इंश्योरेंस कवर दे देता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलरली सेल आउट हो जाता है इन द ह्यूज क्वांटिटी। एक मार्केट मिल जाता है जिसमें आप आपके गुड्स को जो है, प्रोडक्ट को जो है खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। देन रेगुलेटरी फंक्शन, जैसे कि हमने बोला कि रेगुलेटरी फंक्शन यानी रेगुलेट करता है, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलता है, और यदि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो कोई मध्यस्थता
वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिजॉल्व भी करती है। स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें जो है ग्रेडिंग की जाती है, यानी हर कुछ क्वालिटी का आपको बेच दिया जाए ऐसे नहीं, आपको पर्टिकुलरली मेंशन रहेगा कि इस ग्रेड की पर्टिकुलरली ये क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से। जैसे गेहूं में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, तो विच विल बी द बेस्ट वन, ताकि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को जो भी क्वालिटी चाहिए उसका स्टैंडर्ड फिक्स हो और उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग की जाए। पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन फंक्शन, मार्केट की सभी इंफॉर्मेशन का नॉलेज हो, इट हेल्प्स इन दैट। तो ये सभी जो है फंक्शन है ऑफ द प्रोड्यूस एक्सचेंज। प्रोड्यूस एक्सचेंज इज अ प्लेस जहां पे रॉ मटेरियल का जो है, स्पेशली जो कमोडिटीज के लिए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका एक्सचेंज होना, परचेसिंग एंड सेलिंग होना। इट कैन बी कॉटन, इट कैन बी एनी अदर रॉ मटेरियल। ओके, तो ये हो गया फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूस एक्सचेंज। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द अदर टॉपिक, दैट इज द कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट बोथ द टॉपिक्स आर सेम, लेकिन रॉ के अलावा बाकी जो भी कमोडिटीज रहेंगी दैट विल बी एक्सचेंज थ्रू द कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। इसको कमोडिटी एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, फिर से ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, दैट फंक्शंस अंडर एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो है ये एस्टेब्लिश्ड है। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेस एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। ये ऐसा मार्केट है जहां पे आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं कमोडिटीज का। It provides a marketplace where the members meet at a fixed time regularly to transact the business as per rules as laid by the exchange. Particularly fixed time interval रहता है जहां मतलब वो मार्केट लगता है, उस समय जो है आप खरीदी एंड बिक्री कर सकते हैं। इट कैन बी वर्चुअल एंड इट कैन बी फिजिकली, मार्केट भी आपको दिख सकता है। कमोडिटी एक्सचेंज में हर तरीके के कमोडिटीज हो सकती हैं। इट कैन बी एसेट्स, इट कैन बी सिक्योरिटीज, है ना, इट कैन बी गुड्स, कुछ भी हो सकता है। और ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही इसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम यदि बात करें फंक्शंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, तो ऑलमोस्ट सिमिलर भी आपको मिल जाएगा विद द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सचेंज, बिकॉज बोथ द मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी। प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस, सबसे पहले तो आपको मार्केट मिल रहा है आपके गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, है ना। सो इट इज वन ऑफ द गुड प्लेस। आपको अलग से मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं है यदि आपके पास गुड्स है। और आपको यदि खरीदना है तो आपको जो है बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से जो है मुझे खरीदना है, आपके पास मार्केट प्लेस है जहां से आप खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी जो है चल रही है, और हर एस्पेक्ट मार्केट का, डिमांड पैटर्न का, डिमांड का फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, सप्लाई का फ्लक्चुएशन, तो पूरी की पूरी मार्केट इंफॉर्मेशन जो है आपके पास अवेलेबल होगी। प्राइस रजिस्ट्रेशन, मार्केट में सप्लाई को देखते हुए या ओवरऑल वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है, उसके बेसिस पे ये प्राइस पता लगाया जा सकता है कि आज के समय में किस तरीके की प्राइस चल रही है, और उसको फिर रजिस्टर करना, प्राइस रजिस्टर करना कि हम जो है फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है इस तरीके से प्राइसिंग रखेंगे, ये हमारी प्राइस रहेगी। आप प्राइस को रजिस्टर करवा देते हो कि ये आज के समय में हमारी फसल हमने उगाई है और इसकी फ्यूचर में हम ये प्राइस रखेंगे मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, तो आप आपकी प्राइस को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उस पर रेगुलेशन होती है, निगरानी होती है। वो किसी न किसी बॉडी के द्वारा एक्सचेंज होता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि प्रीवियस यूनिट में कि सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है ना, तो वहां पे कोई भी यदि धोखाधड़ी या कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है तो सेबी जो है उस पर पनिशमेंट लगाती है। तो वैसे ही रेगुलेशंस, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यदि किसी केस में कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द सेलर, बायर या किसी मिडिल मैन के थ्रू या कोई फैसिलिटेटिव एजेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो देयर इज अ आर्बिट्रेटरी यानी मध्यस्थता वाली ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट रहता है जिससे जो है आप उसका निपटारा कर सकते हैं। सो दिस इज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। अब हम यदि आगे बढ़े टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, सो व्हाट इज द कमोडिटी एक्सचेंज जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसको यदि हम देखें तो इट प्रोवाइड्स रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट इंफॉर्मेशन। आपको जो है एक रेडीमेड मार्केट मिल जाता है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ले जाना है और उसको आप वहां पे बेच सकते हैं, और यदि आपको खरीदना है तो आप वहां पे जाके आप उस मार्केट से खरीद सकते हैं। तो और उसमें जो है आपको मार्केट इंफॉर्मेशन जो है, कंटिन्यूअस मार्केट इंफॉर्मेशन भी लगातार मिलती रहेगी।
फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, कुछ भी इलीगल माल प्रैक्टिसेस होने के चांसेस कम है, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, व्यवस्थित तरीके से जो है मार्केटिंग की जाती है, ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। देन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, बिकॉज फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल जाता है, यदि आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाती है। रिस्क ट्रांसफरिंग, रिस्क ट्रांसफर होती है, आपको ये डर नहीं रहता है कि आपके गुड्स का जो प्रोडक्शन हुआ है वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या आपको यदि पर्टिकुलर समय पे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपको मिलेगा कि नहीं, बिकॉज यू हैव अ रेडीमेड मार्केट, वहां से जो है आप इसकी रिस्क का ट्रांसफर किसी अदर पर्सन पे कर देते हैं, है ना, पूरी रिस्क आप पर नहीं रहती है। मॉडरेटिंग द वाइडर प्राइस चेंजेस, जो प्राइस चेंजेस की बहुत ज्यादा किसी प्रोडक्ट में है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गए, तो उसको मॉडरेट हम कर सकते हैं एक लिमिट तक, क्योंकि फॉर एग्जांपल सप्लाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो यदि उसकी क्वांटिटी का सप्लाई बढ़ा देंगे तो एक समय के बाद जो है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें जो हैं रेगुलेटेड मार्केट में की जाती है, तो आप यहाँ पे अपने प्राइस चेंजेस को जो है बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइस हो रही है, आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, देन यू कैन वेट, आपके पास मार्केट है, आप वहां पे जाके बेच सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना है और उसकी प्राइस आपको हाई लग रही है, देन यू कैन वेट फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम, और उसके बाद जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में, ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा और तब आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, क्यों ये कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट जो है जरूरी है। अब बढ़े हम आगे, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब एक दो टर्म्स हमें पढ़ना है, बहुत छोटा सा ये यूनिट है, तो उसमें एक टर्म है फ्यूचर ट्रेडिंग, जैसे नाम से ही क्लियर है कि फ्यूचर से रिलेटेड जो है ये ट्रेडिंग होती है, या इसे फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी कहा जाता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग या फॉरवर्ड मार्केटिंग। यानी आज के समय में आप फ्यूचर की किसी प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं कि ये आज हम कोई ट्रांजेक्शन आप डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो है हमें करना है, लेकिन वो फ्यूचर में किसी डेट पे प्लेस होगा, क्योंकि आज सिर्फ जस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, एक समय के बाद प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन उसकी कीमत जो है आपने आज ही तय कर ली है, दैट इज द फ्यूचर ट्रेडिंग और द फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, या फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। A commodity future contract is an agreement to buy or sell a particular commodity at a future date. आप किसी future date में उसको खरीदेंगे या बेचेंगे। The underlying asset can be a commodity, वो कोई commodity हो सकती है, security हो सकती है, यानी shares हो सकते हैं, bonds हो सकते हैं, या अदर कोई financial instrument भी हो सकता है। The price and the amount of the commodities are fixed at the time of agreement. हम future date पे उसको purchase करेंगे या सेल्स करेंगे, बट उसकी प्राइस जो है जिस पे हम खरीदेंगे या बेचेंगे वो जो है आज के समय में ही डिसाइड हो जाती है, दैट इज द फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी रहती है कि कोई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो हम इसका सौदा आज ही कर लेते हैं। ठीक है, और सेलर को लगता है, किसी किसी को जल्दी रहती है कि अब उसको पैसों की जरूरत है, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है कि उसको अमाउंट की जरूरत है, तो वो जो है उसी समय उसका जो है ट्रांजेक्शन कर देता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? परचेस एंड सेल्स तो फ्यूचर में होगी, ड्यू टू जब भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, लेकिन उसकी प्राइस जो है पर्टिकुलरली उसी समय में एग्रीड होगी, प्रेजेंट के समय में जब एग्रीमेंट बने। तो ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इस फ्यूचर ट्रेडिंग के यदि हम बात करें कि ये किस लिए जो है ये बेनिफिटेड है, क्यों ये जरूरी है या ऐसा क्यों होता है, तो इसमें जो है मेनली फिक्सेशन हो जाता है कि आपका गुड्स जो है वो परचेस और सेल होगा ही, यानी एक फिक्सेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन हो जाता है। और फिर यदि हम बात करें इसके अलावा, तो जो है रिस्क जो है आपकी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि प्राइस जो है पहले ही डिसाइड हो जाता है, तो फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपने आज फिक्स किया है, तो इससे जो है आपकी रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि आज आपने जो प्राइस तय किया है उस पर आपने एग्रीमेंट किया है, यानी आप एग्रीड हैं उतना पेमेंट देने के लिए। ओके, सो रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाती है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो आपका जो है टाइमिंगली एग्रीमेंट हो जाता है फ्यूचर को लेके, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि फ्यूचर में आपको उसको कब बेचना रहेगा, कैसे रहेगा, जब भी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो टाइमिंगली एग्रीमेंट रहता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। दिस इज द फ्यूचर ट्रेडिंग, और फॉरवर्ड मार्केट भी इसको कहा जाता है, या फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है दो टर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। हेजिंग एंड स्पेकुलेशन यूजली जो है फ्यूचर मार्केट्स में किया जाता है प्राइस के कारण, प्राइस की वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब हम देखते हैं हेजिंग क्या होता है एंड स्पेकुलेशन क्या होता है।
सबसे पहले हेजिंग एंड स्पेकुलेशंस आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ये दो तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चलाई जाती है प्राइस को बनाए रखने के लिए या प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए। ये दो टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो हेजिंग क्या होती है? हेजिंग अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट द वॉलेटिलिटी एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ एन एसेट बाय टेकिंग ऑफसेटिंग पोजीशन। हेजिंग ऐसा है कि आप आज के समय में ही आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप आज ही प्रेजेंट में ही क्या करते हैं, इसका एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने फ्यूचर ट्रेडिंग में पढ़ा। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उस प्राइस की वॉलेटिलिटी से, उस प्राइस बढ़ने की रिस्क से बचने के लिए जो है आप आज ही एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग एक ऐसा टर्म है जो प्राइस की जो बढ़ने घटने का फ्लक्चुएशन है उसको आप अपने आप पे कर लेते हैं, कि इसका जो है आपको नुकसान न बियर करना पड़े, दैट इज हेजिंग। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं। उससे पहले हम ये देखें स्पेकुलेशन क्या होता है। स्पेकुलेशन कंसर्न्स अटेम्प्टिंग टू मेक एन प्रॉफिट फ्रॉम अ सिक्योरिटीज प्राइस चेंजेस एंड इज मोस्ट वल्नरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। स्पेकुलेशन इस एक ऐसी एक्ट होती है जिससे आप क्या करते हैं, आप वेट करते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका वेट करते हैं कि कब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आप इसको बेचेंगे, है ना। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है प्रॉफिट को अर्न करना। आप अपने पास जो है स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, आप मार्केट में लेके ही नहीं जाते हैं वो प्रोडक्ट। और आपको यदि खरीदना है और कोई प्रोडक्ट ओवर प्राइस चल रहा है तो आप वेट करेंगे कि बहुत ज्यादा सप्लाई होती जाए, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे स्टॉक सप्लाई जो है बढ़ती जाएगी, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो फिर आप उसको खरीद लेंगे। दैट इज द स्पेकुलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हेजिंग क्यों की जाती है कि जो प्राइस चेंजेस होंगे फ्यूचर में, प्राइस बढ़ेगी, उसको कवर करने के लिए हेजिंग होती है। स्पेकुलेशन क्या होता है? अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सिक्योरिटीज पे स्पेकुलेशन की जाती है। अब इसमें हम डिफरेंसेस वाइज अगर एग्जांपल के रूप में भी समझें तो लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ हेजिंग। सपोज कोई कंपनी है, कंपनी ए, और कंपनी ए जो है ज्वेलरी से रिलेटेड जो है इनका बिजनेस है। अब इनको पता है कि हमें जो है 6 मंथ के अंदर जो है प्रोडक्ट्स बना के देना है, हमारा प्रोडक्ट ड्यू है जो 6 मंथ में हमें कंप्लीट करने देना है, और जिसमें मैक्सिमम जो है आपको गोल्ड जो है वो देना है। अब आपको ये पता है कि फ्यूचर में 6 मंथ में गोल्ड की कीमत जो है बढ़ सकती है, तो आप क्या करेंगे, आज के समय में यानी प्रेजेंट में ही गोल्ड जिस प्राइस पे चल रहा है आप उसी प्राइस पे एग्रीमेंट कर लेंगे, और 6 महीने की पूर्ति जो है फिर धीरे धीरे गोल्ड लेकर करते रहेंगे। तो प्राइस आपने आज ही फिक्स कर लिया। अब गोल्ड की प्राइस सपोज बढ़ती है, जिस भी परसेंटेज से आपने जितने में भी खरीदा है उससे सपोज 1% भी अगर बढ़ती है तो भी वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। आप ऑलरेडी जो है उसका ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, उसका एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो इस वॉलेटिलिटी, इस चेंजेस को बैलेंस करने के लिए, इससे बचने के लिए कि आपका बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव, जैसे गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है ना कि उसकी कीमत बढ़ेगी, बहुत कम चांसेस होंगे कि उसकी कीमत कम होगी। तो आपने पहले ही जैसे कि अजम्पशन था कंपनी को कि ज्वेलरी है, हमें 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है टारगेट, और गोल्ड रिक्वायर्ड है, तो आप पूरे 6 मंथ्स में आपको गोल्ड रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप आज ही उसका पेमेंट कर देते हैं या उसका एग्रीमेंट कर देते हैं कि फ्यूचर में आपको इतना गोल्ड लगेगा, ताकि जो है इसका प्राइस जब भी बढ़ेगी तो आपको इसका नुकसान बियर ना करना पड़े। 10% भी यदि बढ़ता है तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये कहलाता है हेजिंग, जहां पे हम प्राइस चेंजेस से बचने के लिए हेजिंग करते हैं। अब स्पेकुलेशन की यदि हम बात करें तो सपोज कोई सिक्योरिटी है, यानी कोई शेयर्स का स्टॉक है ना। अब उसकी प्राइस चल रही हाई, यानी ओवर प्राइस चल रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि इट इज ओवर प्राइस। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि फ्यूचर में जैसे ही इसका प्राइस कम होगा, यानी सप्लाई बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस कम हो जाएगी, फिर जो है आप इसको मार्केट में लेकर आएंगे और बेचेंगे, तो जो है ये आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगा। दैट इज एन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन जानबूझकर किया जाता है, आपके पास गुड्स अवेलेबल है तो भी आप उसको मार्केट में नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि या कीमत कम होगी तो आप नहीं लेकर आएंगे, और कीमत ज्यादा होगी तो आप मार्केट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, और हेजिंग जो है प्राइस वॉलेटिलिटी को से बचने के लिए होता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपने पहले ही उसका क्या कर लिया,
ट्रेडिंग कर लिया है, प्रेजेंट में ही उसकी कीमत जो है डिसाइड कर ली है। तो दिस इज हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। बस दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिट 3 का रिवीजन जो है कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा यूनिट है। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम वापस से यहाँ पे नहीं लेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्टेज होगा। जैसे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेकंड यूनिट में इसको कवर कर लिया है। तो आप वहां से जो है उसको एक बार पढ़ लिया, तो वो किसी भी यूनिट में अगर कवर होता है तो हम उसको वैसा ही लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो वो है। तो ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है जिसको हमने वापस से कवर नहीं किया है, अदरवाइज टाइम वेस्टेज होगा, दैट इज ऑफ नो यूज। तो आप फर्स्ट सेकंड यूनिट में भी वही चीज पढ़ेंगे, तो यदि वो थर्ड में भी पूछी जाएगी तो हम आंसर तो सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप यूनिट थर्ड जो है रिवाइज करिए। यदि आपको कोई भी इशू आता है, डेफिनेटली यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और या अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। ओके, और with this, thank you for the session. Kindly like, share and subscribe the channel to support us. With this, again, thank you.